बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नवाज़ शरीफ की वापसी और इस वापसी के प्रोसेस में पूरे के पूरे निज़ाम का एक्सपोज हो जाना, ये सब कुछ पूरी कौम ने कल देख लिया। लेकिन आज अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से समाअत होनी है, 5 रुकनी बेंच बन चुका है। लेकिन अब फौजी अदालतें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैच पड़ चुका है, क्योंकि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो गुज़श्ता समाअत थी, जिसकी सरबराही जिस बेंच की उमर अता बंदियाल साहब कर रहे थे, उसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सिविलियंस का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब वो मामला भी हो चुका है और इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और इंतहाई आप कह सकते हैं कि इस वक्त इम्पॉर्टेंट तफसीलात हैं। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और नवाज़ शरीफ के साथ एक नया महाज खुल गया है और इस नए महाज के अंदर अब बहुत कुछ होगा। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त दिल को थाम के रखें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं और इसके साथ ही साथ एक जानिब तो नवाज़ शरीफ के लिए सहूलतकारियाँ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त, और उस हवाले से भी वर्कर्स कन्वेंशन जो है एक खौफ और डर की फ़ज़ा बनाई जा रही है। एक मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम, जो कि अभी तक मियाँ साहब के टाइटल्स हैं पाकिस्तान की अदालतों की टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, लीगली बात करें, तो नवाज शरीफ साहब मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। अब ये टाइटल उनसे बहुत जल्द रियासत वापस ले लेगी और उन्हें अच्छे अच्छे टाइटल्स दे देगी, तो हम उनके अच्छे टाइटल्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक जानिब उसके इस्तकबाल में ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ये सब कुछ हो रहा है। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो निज़ाम इस तरह से एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तान का मीडिया इस तरह से एक्सपोज हो रहा है कि कल जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नवाज शरीफ साहब की हाइप बनाई, अलबत्ता इस पूरे कल के एपिसोड में मैं अगर आपको इसका एक जुमले के अंदर पूरा आप कह लें कि एक जुमले में इसे बयान करना चाहूँ आपके सामने, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि अकेले दौड़ कर भी अव्वल ना आ सके। यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकेले दौड़ाया गया इस रेस के अंदर, बाकी सबको बंद कर दिया गया और फिर भी वो अव्वल ना आ सके, फिर भी वो जीत ना सके, अकेले लड़कर भी और अकेले मैदान में उतर कर भी इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड और वन साइडेड मैच के बावजूद वो नाकाम हुए। लेकिन मीडिया आपको कुछ और दिखाता रहा, हमने तो फिर आपको हर पहलू दिखाया और वो अरबाब इख्तियार को बुरा भी लगता है। आज पाकिस्तान के जितने इस वक्त मीडिया आउटलेट्स हैं, उन सब के अंदर पूरे फ्रंट पेज के ऊपर जितने पाकिस्तान के अखबार हैं, दुनिया, रोज़नामा पाकिस्तान, एक्सप्रेस, नवाए वक्त, खबरें, जंग, नई बात और दीगर औसाफ और जितने अखबार हैं, सबके ऊपर एक पूरे 80% पेज के ऊपर नवाज शरीफ का इश्तिहार और उसके ऊपर एक ही हेडलाइन जो सब ने छापी है। और वो हेडलाइन क्या है? आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। वो जो नगमा था, जो कि नगमा एक नया इन्होंने लॉन्च किया, उसी नगमे के बोल इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की हेडलाइंस हैं और एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी शख्स जो है, उसके इस्तकबाल के अंदर पूरे का पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ। कल बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। आज पाकिस्तान का मीडिया की जो रही सही कसर थी, जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि ऊपर हिजाब था, वो भी उतर गया और आज मीडिया जो है वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। देयर इज़ अ रीज़न कि लोग आजकल पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, उससे इतने बदजन, उससे इतने मुतनफ़र क्यों हुए हैं। देयर इज़ अ रीज़न, और रीज़न यही है कि इस वक्त ये सारे के सारे जितने मीडिया आउटलेट्स हैं वो जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं। और आप देखें कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून, कोई एक बंदा है, आप देखें कि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, लेकिन उस्मान डार के इंटरव्यू में, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान का नाम लिया जा सकता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ फ़ारूक हबीब के बारे में कहा गया ये इश्तिहारी है, ये मीडिया पे इसकी पाबंदी है, पैमरा का ऑर्डर आ गया, लेकिन चूंकि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसकी इजाज़त है। यानी इस मुल्क के अंदर कोई मामला इस तरह का नहीं है, सारी की सारी चीज़ें एक ही तरफ को हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 4 अदद कैदियों वाली गाड़ियाँ और 10 अदद पुलिस के डाले जो हैं वो इस वक्त काना के तरफ जाते हुए देखे गए हैं। एक तरफ एक मुजरिम को हिफाजती ज़मानत देकर जलसा करवाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उन्हें कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और मैं समझता हूँ कि ये कन्वेंशन की इजाज़त ना देना एक तरह से सिस्टम को, निज़ाम को, सूरत हाल को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, जो कि बिल्कुल भी इस सब के अंदर उनकी कोई से नहीं है, लेकिन उन्हें शौक़ था, वो शौक़ पूरा करने कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि PTI के सिर्फ उन्हीं लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, लेकिन बाकियों के लिए आज़ादी है, बाकी जो मर्ज़ी करें, सियासी अपने इज्तिमा करें, जो कुछ भी हो। अब लाहौर हाई कोर्ट के एक जानिब तो ऑर्डर्स दिए गए कि PTI को यहाँ पे आप अपना इकट्ठा होने की, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त दें, वो उन्हें मजबूरी में देनी पड़ी, लेकिन अब डर और खौफ की
सज़ा बनाई जा रही है। एक जानिब एक मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम को CCPO लाहौर जो है वो सलूट मार रहे हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून के हवाले से चीज़ें हैं वो भी आपके सामने है कि किस तरह से चलाई जा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ा एक और मैच पड़ा है, और ये जो मैच है, एक जानिब तो नवाज़ शरीफ और इमरान खान का मैच है, और ये मैच है और पाकिस्तान की सियासत का मैच है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और मैच पड़ गया है इसी दौरान, और वो मैच है पाकिस्तान के इदारों के दरमियान, पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक लार्जर बेंच बनाया साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने। जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी उस बेंच का हिस्सा बनाया गया। सबके लिए एक सरप्राइज़ था और उम्मीद की जा रही थी कि काजी साहब बहुत बड़ा खड़ाक करेंगे। काजी साहब ने खड़ाक नहीं किया, बल्कि काजी साहब ने कहा कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक बेंचेस गैर कानूनी है और इन बेंचेस की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ऑल्दो वो अलग हो गए, उमर बंदयाल साहब ने केस उसी तरीके से आगे चलाया और सुप्रीम कोर्ट के मामलात चले, और इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई कि जब तक ये केस चल रहा है उस वक्त तक सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हैं उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा। लेकिन अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर एक ऐसे वक्त पे आई है जब जो आने वाला हफ्ता है इसमें 2 बेंचेस बनाए गए हैं। एक बेंच है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, और ये 3 रुकनी बेंच जो है ये 90 दिन में इंतखाबात का केस सुनेगा। तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बनाया गया है जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का केस सुनेगा। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वाले इस बेंच के अंदर अगर आप हम ख्याली वाली बात करें, और 90 दिन में इंतखाबात वाला जो काजी साहब का बेंच है वो तो 3 काजी साहब के हम ख्याल जज साहिबान तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो साबका जस्टिस थे चीफ जस्टिस उमर था उनके हम ख्याल पलड़ा अगर उसी तर्ज पर हम बात करें, जो कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है और बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो वो भारी नज़र आ रहा है। तो काजी साहब ने बेंच भी बनाया और ये बेंच भी काजी साहब ने नहीं बनाया। अब ये बेंच जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अप्रूव होने के बाद 3 रुकनी कमेटी जो है जजेस की उसने बनाया है। ये नुकता भी बड़ा अहम है, ये भी आपने समझना है कि अब ये किसी फ़र्द वाहिद का भी बेंच नहीं है बनाया हुआ। इस सब के अंदर अब जो इस वक्त हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाई है वो बहुत बड़ी खबर है, और PTI के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट में जो मैच पढ़ने जा रहा है आइंदा हफ्ते उस मैच से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर आई है। और इसमें ऑब्वियसली एक सवाल पूछा जा सकता है, और PTI के मैं ऑफिशियल हैंडल्स देख रहा हूँ वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर ये ट्रायल कैसे शुरू हुआ। सानिया 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया है और विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह कर दिया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को मुतफर्रिक दरखास्त में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से आगाह किया गया है। विफाकी हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल्स के आगाज से मुतला किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि अदालत को बताया जाए जब ये ट्रायल शुरू किया जाए, तो जी हमने ये ट्रायल शुरू कर दिया है। फौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी और कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार अफराद PAF बेस मियांवाली ISI सिविल लाइन्स फैसलाबाद पर हमले में भी मुलव्वस पाए गए हैं। दरखास्त के मुताबिक गिरफ्तार अफराद हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरावाला कैंप पर हमले में मुलव्वस होने पर तहवील में हैं। ये ISI के कैंप्स हैं, ISI के कुछ ऑफिसेज हैं, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान मिलिट्री के कोर कमांडर का हाउस और जो हेडक्वार्टर है GHQ उसके ऊपर। वफाकी हुकूमत की दरखास्त में कहा गया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इन अफराद के इंसाफ के हक़ के लिए फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया, जबकि ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इनका ट्रायल किया जा रहा है। मुतफर्रिक दरखास्त में मज़ीद कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। अब इसका क्या मतलब है कि जारी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस उमर बंदयाल साहब के दौर में जब ये केस लगा उस वक्त ये बात बड़ी क्लियरली कुछ साफ़ियों के ज़रिए और कुछ तजियाकारों के ज़रिए कम्युनिकेट करवाई गई कि ये फैसला आ भी गया तो सिविलियंस का जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल उसी आबोताब उसी ज़ोर शोर के साथ जारी रहेगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और फैसले के ऊपर यानी एक परसेप्शन बनाई गई कुछ लोगों की तरफ से कि अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से कही गई है कि इनका ट्रायल तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन इनका ट्रायल मशरूत होगा सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दरख्वास्त में बताया गया है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सज़ाएँ होंगी
और 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जबकि फ़ौजी ट्रायल के बाद कानून के मुताबिक सज़ाओं के खिलाफ सज़ा याफ्ता मुतल्लका फ़ौरन से रुजू कर सकेंगे। अब यहाँ पर यह तो कह दिया गया है कि इन्हें फ़ौजी अदालतों के अंदर मामूली सज़ाएँ दी जाएंगी और इस सब के अंदर माइनर सेंटेंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा उन लोगों को जिन्हें कम सज़ाएँ बनती हैं। लेकिन जिन्हें ज़्यादा सज़ाएँ बनती हैं, यहाँ पर सवाल ये भी है कि उनके साथ क्या मामला होगा, उनके साथ क्या माजरा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के फौरी बाद इस खबर का आना एक बड़ा अहम मूव है, बहुत ज़्यादा इसकी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस भी है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब जब ये 11:30 बजे केस लगता है और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अदालत लगाते हैं तो वफाकी हुकूमत के इस जवाब के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ होगा। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता सकता हूँ कि हो क्या सकता है। काजी साहब ने इस मामले से ख़ुद को तो अपेरेंटली बाहर रखा है और बेंच बना दिया, लेकिन ये जो बेंच है 5 रुकनी, ये एक जुडिशल ऑर्डर भी पास कर सकता है कि फुल कोर्ट बनाई जाए और इसे टेलीवाइज किया जाए और पूरी कौम इसे देखे। तो अगर तो ये बेंच जो है ये फैसला दे देता है, फिर वो जुडिशल ऑर्डर होगा जिससे फॉलो करना 3 रुकनी जजेस की कमेटी के लिए भी ज़रूरी होगा, काजी साहब के लिए भी ज़रूरी होगा। तो ये भी इसमें एक इम्कान है कि इतना बड़ा फैसला जो है वो 5 रुकनी जो एक बेंच है वो ना दे, बल्कि एक पूरे के पूरे जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर फुल कोर्ट बैठी, उसी तर्ज के ऊपर ये मामला किया जाए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जारी बात है, निगाहें हैं और यूँ लग रहा है कि एक और मैच जो है वो इदारों के दरमियान पड़ सकता है। मैं तो यही समझता हूँ कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सारे इदारे मिलकर कॉपरेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इदारों के दरमियान टकराव की सी सूरत हाल कभी भी ना पैदा हो। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि मुल्क के मफाद में ये है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो थी वो मैंने आपके सामने रख दी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।